मेरे सर हाँ जी यस बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। बैठ बेटा। ये क्यों करना पड़ा आपको? ये कंफर्टेबल की नहीं, तुम वहां से फिर बंद क्यों कर रखा है? सर, वो ऐसे ये हिलता हुआ दिख रहा था इसलिए अच्छा नहीं लगा इसलिए। कोई जरूरत नहीं होती इसकी, खुद ऐसे कर लो। अच्छा बेटा, सो यू आर रामाराम चौधरी, जी सर। और आप शिव बाड़मेर में शिव जो तहसील है वहाँ से बिलोंग करते हो। जी सर। बहुत ही बढ़िया। और आपने मतलब बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री दोनों एनआईटी से किया। जी सर। तो कौन से वो आज जो आजकल एग्ज़ाम होता है JEE, उसी से हुआ होगा सिलेक्शन? जी सर। ये बताओ, जब इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट से आपने किया, सब कुछ किया, ये आप RAS में क्यों आना चाहते हो? हाँ सर, जब मेरा सर सिलेक्शन हुआ था तब हमारा ओरिएंटेशन फंक्शन हुआ था। उसमें हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर ने बोला था कि जो आईआईटीज और एनआईटीज है वो सिर्फ इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट या साइंस के सब्जेक्ट के एक्सपर्ट तैयार नहीं करती है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर भी तैयार करती है सर। और मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने मेरी एकेडमिक तौर पे जो भी एक्सपर्टीज हासिल की है, जैसे उनको मैं सर जो प्रॉब्लम सॉल्व की स्किलिंग मैंने वहाँ से सीखी है, उनको मैं जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करूँगा तो मुझे एक बेटर मंच मिलेगा, जैसे मैं मेरी सारी स्किल्स को शोकेस कर पाऊँगा। ओके, मान लीजिए आप कहीं पे SDO लगे हुए हैं, जी सर। दंगा हो गया वहाँ पर, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे गोली चला दी, एक आदमी मारा गया, उसकी डेड बॉडी ले जाके अब आपके घर के सामने रख दी, आप घर के अंदर हो, क्या करोगे? हाँ वो कह रहे हैं कि भैया पहले पकड़ो जिसने मारा है, गिरफ्तार करो उसको, बिना उसके हम नहीं जानते। सर, राजस्थान के डेड बॉडी एक्ट 2023 के अनुसार तो उनको आप एक्ट दिखाओगे, देखो एक्ट रहा 2023 का, इसके अनुसार दिस इज इलीगल। सब को रखकर 10,000 की भीड़ है। सर मैं जो मेरा पुलिस फोर्स है, जो लाइन डिपार्टमेंट है, उनको इन्फॉर्म करूंगा, और जो पुलिस फोर्स है और जो रिजर्व फोर्स है उनको इमिडिएटली मोबिलाइज करूंगा। और जो सिचुएशन है तो क्या कहोगे उनसे कि तुम मारो इनको डंडे से? नहीं सर। ये क्या मतलब, व्हाट विल यू डू, ये हम पूछना चाह रहे हैं। आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस आ गई, अब सर सबसे पहले तो उनसे बात की जाएगी। जो किससे बात करोगे? जो भीड़ है या भीड़ से कैसे बात करो? आप खुद जाओगे बाहर, फिर बात करोगे, क्या करोगे? जी सर, मैं खुद जाऊंगा वहाँ हाँ। मौके पे, और जो स्पीकर है तो मौका क्या, घर ही तो है आपका। सर मेरे घर से बाहर निकलूंगा तब बाद में सर उनसे खुद पे जाके बात करूंगा कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, या ये क्या प्रॉब्लम है कि जिसने इसको गोली मारी है उसको पकड़ा जाए या गिरफ्तार किया जाए। सर उनको इंश्योर किया जाएगा कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जो भी इस मामले का अपराधी होगा उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, और उसे जो आवश्यक दंड है वो दिया जाए। ये तो सभी कहेंगे, तो कहेंगे जैसा सभी कहते हैं SDO साहब, आप भी यही कह रहे हो और सब यही कहेंगे, हम तो तभी जाएंगे जब किसी को गिरफ्तार कर। ये तो सभी कहते हैं फेयर करेंगे भाई, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ न्याय होगा, यही तो कहते हैं सब लोग, और क्या कहेंगे? सर मेरी ये कोशिश रहेगी, मैं उनको इंश्योर करूंगा, और जो उस भीड़ के जो मौजूद लोग हैं उनसे बात कैसे पता चलेगा कि मौजूद कौन है उनमें? जो सर उनके लीडर होंगे, तो उनको बोला जाए, उनको बोला जाएगा आप अपनी जो कंप्लेंट है या जो भी जिस पे आपको शक है उसके नाम दीजिए, और उस पे जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी में ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ लिए तो। जो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, दैट यू हैव टू बिकम आफ्टर लर्निंग इन फील्ड, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग वेरियस सिचुएशंस। सो नेवर क्लेम दिस थिंग इनवेंटेड, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया हूँ, है ना? तो अभी तो आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है फील्ड में जब जाओगे, जब देखोगे, परिस्थितियों का सामना करोगे, उनसे सीखोगे आप सब चीजें। सर मेरा कहने का मतलब ये था कि सर मैंने वहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल सीखी है बेटा, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो ये आपको समझाना पड़ रहा है ना बोर्ड को, ये समझाने की जरूरत ही नहीं आनी चाहिए, है ना? ये तो छोटी सी क्वेश्चन होना चाहिए था, बिल्कुल। ओके, अब ये बताओ कि आपने 2019 में कर लिया, फिर क्या किया बेटा? सर मैंने 2021 के अंदर भी RS दिया था। हाँ। जिसके अंदर मेरा इंटरव्यू कॉल भी हुआ था, मेरी 489 टाइम थी, मुझे कोई सर्विस अलॉट नहीं हो हाँ, 489 में कुछ भी नहीं हो सकता सर, नहीं हो पाई, इसलिए मैंने सर वापस 21 के बाद फिर 23 का अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। क्लियर हो गया था? जी सर। फिर मेंस में क्या प्रॉब्लम है, नंबर कितने आए? सर मैं मेंस से 262 की कट ऑफ थी। मेरे नंबर 260.50 थी।
260 पॉइंट। हाँ चलो बहुत अच्छा। अच्छा अब ये बताओ कि क्योंकि बाड़मेर के अंदर ऑयल निकला, लोगों को बड़ी उम्मीद जगी जी सर। कि हमें लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सब कुछ होगा, तो क्या ऐसा हुआ? सर हाँ सर, ऐसा वो धरातल पे ऐसा हुआ है। वहाँ के लोगों का जीवन स्तर और उनकी जो इनकम है उनमें बढ़ोतरी हुई है। और वहाँ के लोग वहाँ के लोगों को रिफाइनरी हो गई या फिर क्रूड ऑयल जैसे में एमपीटी है उसके अंदर उनको रोजगार भी मिला है। मिला। जी सर। अच्छा ये बताओ कि जो अभी जो क्रूड ऑयल निकलता है उसको गुजरात तक कैसे पहुंचाते हैं? एज इंजीनियर पूछ रहा हूँ मैं आपसे क्वेश्चन। सर पाइपलाइन के थ्रू। पाइपलाइन के थ्रू बनाते हैं, वो तो बहुत ही थिक है, जो इसकी जो विस्कोसिटी है वो तो बहुत ही हाई है इस ऑयल की जो बाड़मेर में निकला है। सर उसके लिए सर उसको उच्च तापमान पे गर्म किया जाता है, फिर उसके पाइपलाइन के थ्रू फ्लो किया जाता है। नहीं, ऑयल को गर्म करा जाता है या पाइपलाइन को गर्म करा जाता है? तो पाइपलाइन के अंदर ही सर ऐसे कुछ सिस्टम लगाए गए हैं जिससे ऑयल गर्म हो और फ्लो कर सके आराम से। तो पूरी पाइपलाइन को गर्म रखा जाता है, कॉइल्स लगी हुई हैं, जी सर। उन कॉइल्स के द्वारा उसको गर्म रखा जाता है, बिजली की इलेक्ट्रिक कॉइल्स हैं वो सारी की सारी, अदरवाइज तो बहेगा ही नहीं वो इतना सारा। ओके अब ये बताओ कि उसके अंदर जो ऑयल पाया गया है उसकी तो लिमिटेड क्वांटिटी है, जी सर। बहुत ज़्यादा तो है नहीं वहाँ पे ऑयल, तो फिर इतनी बड़ी रिफाइनरी लगाना क्या ये सही डिसीजन है? सर ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सर सही डिसीजन है, क्योंकि सर बाड़मेर के अंदर अभी भी तेल की जो एक्सप्लोरेशन है अन्य अन्य जगहों पे चल रहे हैं। और सर इसमें ये भी है कि जो रशिया और डेवलप कंट्रीज से जो भी ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं उसका भी यहाँ इसको भी यहाँ इस पंचमदरा की रिफाइनरी के अंदर रिफाइन किया जाएगा। तो इसका मतलब एक पाइपलाइन और डालनी पड़ेगी? सर उसको सर अभी सर इनिशियल इनका ये है कि जो पहले की पाइपलाइन है उसी के थ्रू लाया जाएगा और जो बाकी रहेगा उसको कंटेनर के थ्रू गुजरात से यहाँ लाया जाएगा। फिर जब यहाँ प्रोसेस हो जाएगा फिर क्या होगा उसका? फिर सर उसको जो ऑयल डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो डोमेस्टिक खपत होगी वो तो डोमेस्टिक के अंदर रखा जाएगा, बाकी को एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। ओके रामा राम, अब आप अगरतला क्यों गए इतने दूर राजस्थान छोड़ के ये पढ़ने के लिए? सर मुझे जेई मेंस के थ्रू कोई कॉलेज अलॉट हुई थी। कोई अलर्ट? अच्छा वो अलॉट हुई थी। जी सर। ओके, अब आपके पिताजी तो फार्मर हैं और आप अपना टाइम इसी ट्रायल में चला रहे हो, कितने साल से? 4-5 साल हो गए जी सर। हैं? तो वो फार्मर कैसे फंड करते हैं आपको? सर मैं मेरे खुद को सस्टेन करने के लिए मैं खुद ही काम करता हूँ। जैसे एक चाय की कंपनी है जिसपे प्रॉब्लम सॉल्वर इकोनॉमिक्स की और मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अच्छा वो तुम काम कर रहे हो, अपना खर्चा निकाल लेते हो? जी सर। अच्छा बहुत अच्छा। ये बताओ, नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स कहते हैं, जी कौन कौन सी हैं और उनकी कैपिटल्स क्या क्या है? त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक है, हो गया। नाउ ये इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या भारत में बहुत है। ज्यादातर इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी हैं, कुछ रोहिंग्याज हैं, तो इनको कैसे सोल्व किया जाए? ये तो करोड़ों की तादाद में भारत में बैठे हुए हैं और जैसे ट्रम्प ने तो पकड़ के और उनकी बेड़ियां लगा के और हवाई जहाजों से बाहर भेज रहे हैं वो। सर जो इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम है रोहिंग्याओं की, वो उसका सबसे बड़ा रीजन है इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो बहुत पोरस है। वहाँ अभी तक कुछ ऐसी जगह है जहाँ फेंसिंग भी नहीं हुई है। यदि सर हम उसको प्रॉपर फेंसिंग कर दें और जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ अन्य सिक्योरिटी उपकरण इक्विपमेंट लगा दी जाए तो ये सर प्रॉब्लम कम हो सकती है। और सर जो अभी इंडिया के अंदर रह रहे हैं प्रेजेंट, उनके लिए सर अभी सर SIR की जा रही है जिसके अंदर उसको रेक्टिफाई भी किया जा रहा है। फिर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कुछ ऐसे को समझौते हो जिसके अंदर वो अपने इमिग्रेंट को वापस ले दी, तो सर इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसे सर उनको सर सीधा अमेरिका की तरह डिपोर्ट करना, ये सर एक ह्यूमन राइट की तरफ से, ह्यूमन राइट के नजरिए से भी एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। अच्छा, और
वो बांग्लादेश लेगा या नहीं ये भी पता नहीं है। सर इसका भी अच्छा चलिए, अभी हमारे बांग्लादेश के साथ संबंधों में कुछ खटास आ रहा है, उसका कारण क्या है? सर उसका जो तात्कालीन कारण अभी वो है, जो उस्मान हादी उनका लीडर था, छात्र नेता, उनकी मृत्यु का उन्होंने इंडिया पर उनका इल्ज़ाम लगाया था, पर उसका कोई वो प्रूफ नहीं दे पाए अभी तक। दूसरा सर शेख हसीना का जो घटनाक्रम था उस वजह से, और बांग्लादेश की जो अंतरिम गवर्नमेंट है उसका इंडिया पर ये आरोप है कि वो हमारे जो इंटरनल मामले हैं उन पे इंटरफेयर कर रही है। हम करते हैं क्या इंटरफेयर? सर ऐसा सर कोई भी ऐसी रिपोर्ट कहती नहीं है कि जिसमें इंडिया बांग्लादेश के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर कर रही है। तो फिर क्या? तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं। सर जब तक उसके बारे में कोई ठोस सबूत या ऐसा कुछ रिपोर्ट्स ना आए उसके बारे में, उससे पहले हम सर क्लेम नहीं कर सकते। और भी कोई कारण है जो इन दो के अलावा, हादी की हत्या और शेख हसीना का तख्ता पलट, इसके अलावा और इन बिटवीन कुछ कारण है क्या? जी सर, वहाँ जो बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज है उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो भी एक क्यों हो रहा कारण है? है। तो वो अत्याचार क्यों हो रहे हैं? सर ये जो वहाँ की कट्टरवादी कुछ तत्व है हाँ, वो कट्टरवादी तत्वों को बढ़ावा मिल रहा बढ़ावा मिल रहा है, इस है, कारण ये से वो सबसे बड़ा कारण है। जी सर। हैं, ये आपको बोलना चाहिए था। अच्छा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के 4 स्तंभ कौन से हैं बड़े बड़े? 1 2 3 4। सर फर्स्ट मैं न्याय को यूथ को देना चाहूँगा। नहीं, अर्थव्यवस्था के, माइनिंग, मतलब जिसके ऊपर अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। पहला एग्रीकल्चर, ठीक है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री तो जनरल हो गया। सर जो माइनिंग्स है। हाँ, ओके। और तीसरा लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर के साथ आ गया, वो तो एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, माइनिंग 2 हो गए ये। सर सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जैसे सर, जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए सर, रियल्टी सेक्टर, ये अपने स्तंभ में। नहीं, थोड़ा इसके बारे में सोचो, मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा प्रमुख कारण है। चलो कोई बात नहीं। राजस्थान में कितने नेशनल पार्क्स हैं? सर राजस्थान में 2 नेशनल पार्क है। 2 ही हैं सिर्फ? सर इस समय मुझे 2 याद है। बताओ कौन कौन से? केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सर तीसरा सर मुकुंद राइल्स। 3 नेशनल पार्क हैं, ओके। और राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? 200। 200। और ये इलेक्शन कब हुआ था लास्ट? 2023 में। 3 दिसंबर 2023 के अंदर रिजल्ट आया था। ओके। और कितने मंत्री हैं उसमें, आपकी जो कैबिनेट है राजस्थान की? सर एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं है सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इस समय, पर जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30 होनी चाहिए। मैक्सिमम लिमिट 30 होनी चाहिए। क्यों है 30 की लिमिट, कैसे है? सर वो 15% टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसको लिमिट कर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा, एक ये भी बताओ कि राजस्थान को क्या क्या टैक्सेस राजस्थान खुद लगाता है और क्या क्या टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगा के राजस्थान को प्रोपोर्शनेट पैसा देती है? सर राजस्थान गवर्नमेंट जो अपने टैक्सेस है उसमें सर पेट्रोल पे टैक्स लगाती है, पेट्रोल और जो डीजल है एविएशन पे टैक्स लगाती है, जो भी फ्यूल है, फ्यूल पे टैक्स लगाती है। हाँ। और दूसरा सर जो अल्कोहल है, हाँ, कंज्यूमर अल्कोहल है, उस पे टैक्स लगाती है। ओके। सर इसमें मुझे 2 याद है। और ये 2 ही लगाते हैं क्या? और भी कुछ है राजस्थान के इंटरनल टैक्सेस? सर इसे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बना है, करीब करीब बन ही गया अब तो, उसमें क्या प्रोजेक्ट्स हैं राजस्थान के लिए? राजस्थान के अंदर जो जोधपुर पाली इंडस्ट्री कॉरिडोर को डेवलप करना फर्स्ट, और दूसरा जो भिवानी जोधपुर पाली आएगा क्या उससे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे? जी सर, उसके अंदर DMIC के अंदर जोधपुर पाली, जिसे मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं, उसको डेवलप करने का प्रावधान है। दूसरा भिवानी खुसखेड़ा डेवलप
प्रोजेक्ट है। ओके, कितनी इंडस्ट्रीज लगाने का, कितने इन्वेस्टमेंट का एस्टिमेट है? सर इसमें मैं टोटल एग्जैक्ट फिगर याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलो ठीक है, धन्यवाद। आप बाड़मेर से हो। जी सर। बाड़मेर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो पिछड़ेपन के कारण? सर सामाजिक, इस समय मुझे सर सामाजिक क्षेत्र में देखें तो वहाँ कुछ सालों के अंदर जो आत्महत्याओं के मामले हैं वो बहुत बढ़ गए। और दूसरा पिछड़ेपन के क्या कारण है? पिछड़ेपन का मतलब सर पिछड़ेपन आत्महत्या का तो ऐसा कोई मेरा स्पेसिफिक कोई नहीं, सभी जगह होती हैं आत्महत्याएं तो। सर कुछ सालों में बहुत बढ़ गई है। तो उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उन्हें अलग से प्रोग्राम भी चलाए। सर हम फाइनेंशियल या इकोनॉमिक पिछड़ेपन की बात करें तो सर सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ लैक ऑफ इंडस्ट्री है। तो वहाँ इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ इन कम्पेयर टू बाकी डिस्ट्रिक्ट की मुकाबले। और सर एजुकेशन में बात करें तो वहाँ सर लिटरेसी को लेकर सर वहाँ की लिटरेसी, जो फीमेल लिटरेसी रेट है, तो गवर्नमेंट ने तो ठीक है जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग टीचर्स भी लगा रही है, लेकिन उन लोगों बच्चों को घरों से निकाल के स्कूल तक लाना और वो पढ़ा, उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? सर उनके लिए जो जागरूकता फैलाना सबसे बड़ा एक टाइम एक चेंजेस रह सकता है। जैसे अभी जब बाड़मेर के महिला साक्षरता की बात करूँ 46% है, जो वन ऑफ द लोएस्ट है। सर उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि महिला और जो माता और पिता को लड़की के हैं वो कामकाजी होते हैं, और लड़की को अपने कोई छोटा भाई है उसकी देख रेख में रख लेते हैं, तो उसको से ड्रॉप आउट करते हैं। हाँ, तो ये जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए वास्तव में क्या प्रयास होने चाहिए? भाई गवर्नमेंट ने तो स्कूल खूब खोल दिए, टीचर्स भी पोस्टेड कर दिए, ट्रांसफर पर भी बैन लगा दिया उनका, तो वहाँ ट्रांसफर नहीं होंगे, फिर भी जो ना उतना रिजल्ट नहीं मिल रहे ना, उसके लिए ग्राउंड लेवल पे क्या करना चाहिए? सर वहाँ के लोगों को समझाना पड़ेगा कि एजुकेशन जरूरी है, वो अपने बच्चों को टाइमली एजुकेशन स्कूल भेजे। और उनकी नहीं, वो समझ नहीं रहे इसलिए ये मतलब प्रॉब्लम है, या उनकी और कोई प्रॉब्लम है, आर्थिक परिस्थिति ऐसी हैं? सर मुझे नहीं लगता सर आर्थिक परिस्थितियाँ कोई ऐसी है, क्योंकि सर क्लास 1 से लेके 8 तक गवर्नमेंट ने एजुकेशन फ्री कर रखी है, तो सर आर्थिक रूप से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं, दोनों मजदूरी कर रहे, आप बता रहे हो दोनों मजदूरी करते हैं, तो अब जब बच्चे को स्कूल तक कौन लेके जाएगा, कौन खाना देगा? ऐसा वाह, इसलिए गवर्नमेंट ने हर 5 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल की व्यवस्था की गई है। सर ये 5 किलोमीटर दूर नहीं है सर 5 किलोमीटर सर है तो दूर, पर एक फिजिबल दूरी है कि बच्चा तय कर सकता है। जो आंगनबाड़ी वहां पर है वो क्या कर रहे हैं वहां पर लिटरेसी को दूर करने, इस इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कर रही है? जी सर, वहाँ आंगनबाड़ी के अंदर जो प्री स्कूल एजुकेशन है उसके बारे में, उसके लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और जो बच्चे 3 साल से ऊपर है उनको प्री स्कूल की जो एजुकेशन वो दी जा रही है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने। आपने देखा क्या कैसे काम करता है आंगनबाड़ी वहां पर? बाड़मेर में वहाँ जो है केवल वो कुछ खाने पीने को देते हैं, वो लेकर के आ जाते हैं बच्चे को, इसको कौन देखेगा? सर ये सर जिम्मेदारी जो आंगनबाड़ी के अंदर है, आंगनबाड़ी के अंदर की अधीक्षक है उसको देखना पड़ेगा। वो जो उसकी टोटल हॉर्सेस, जैसे 3 घंटे तक रहना जरूरी है बच्चे को आंगनबाड़ी के अंदर, उनके बारे में उसकी अटेंडेंस वो सब इंश्योर कर सकता है। अच्छा, अभी हाल ही में जो है जो महात्मा गांधी नरेगा जो था, है ना, उस एक्ट को उसको तो जो खत्म कर दिया, नया जो है लाए हैं, वो क्या है? विकसित भारत जी राम जी। इसका फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन। आजीविका मिशन जी सर। फिर जी लास्ट में जी का सर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ सर इस समय। ग्रामीण ब्रैकेट में ग्रामीण, मतलब ये बिल्कुल जोड़ा है न अंग्रेजी न हिंदी दोनों, है ना। तो मुझे बताइए ये जरूरत थी क्या इसको चेंज करने की? मान इसको एक्ट को खत्म करके नया एक्ट लाने की जरूरत थी क्या? क्या किया, ऐसा क्या किया उन्होंने इसमें अभी नए इसमें एक्ट में?
इस एक्ट के जो मुख्य प्रावधान किए गए हैं कि सबसे पहले तो 125 दिन का, तो वो तो उसमें भी किया जा सकता, कभी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, कि 100 के बजाय 125 हो जाएगा, वो तो करते रहे हैं। जैसे सर कह रहे हैं राजस्थान में तो पहले 125 कर रखा है। जी सर। फिर सर सेंट्रल गवर्नमेंट का वो तो कम ज्यादा कभी किया जा सकता, तो एक्ट को खत्म करने की, हाँ उसके लिए क्या प्रोसेस, उस एक्ट को खत्म करके नए लाने के लिए वो बताइए क्या ग्राउंड सर है। सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा गया है कि उस नए जो एक्ट लाने के पीछे जो रीजन दिए गए कि राजस्थान की जो इंडिया की पोवर्टी रेट है, जो पुअर लोगों की जो संख्या है वो ओनली 16% है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग डेटा। सर जब मनरेगा लाया गया था उस समय इंडिया की जो पॉवर्टी रेट थी वो 27% थी। तो सर अब के गरीबी लोग कम हो चुके हैं, तो इसको सर एक रेशनल वे में बनाना चाहिए। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 60 और 40% का जो फाइनेंशियल बर्डन है 60% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और 40% स्टेट तो गवर्नमेंट। गरीब कौन सेंटर हो गया क्या? तो गरीब सर सेंटर नहीं बता रहे सर, उनके पीछे गरीबी कम हो गई सर, गरीब लेकिन स्टेट पर बर्डन डाल रहा सेंटर। सर उनका कहना है कि मैं इतना ही था कि इस एक्ट, पुराने एक्ट को खत्म करके बिल्कुल नया बनाने के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? उनका कुछ चेंजेस जो है आपकी शर्तें हैं, हो रहे हैं, डेज हैं, उसका पीरियड के साथ जो आपका जैसे कटाई वगैरह का जो टाइम है उस वो तो कभी भी वैसे ही हो सकता है, एक ऑर्डर से हो सकता है। चलिए, ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो दी है हमारे संविधान में, तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में इनको इनकॉर्पोरेट करने से कुछ फर्क पड़ा है? जी सर, जरूर फर्क पड़ा है। कैसे? जैसे सर फंडामेंटल ड्यूटी 51 आर्टिकल 51 ए के अंदर इंक्लूड की गई है। सर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। उसका जो एक क्लॉज है जिसके अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई। तो सर अभी जैसे जब से ये ड्यूटी इनकॉर्पोरेट की गई है उसे एनवायरमेंट के लोगों के एनवायरमेंट के प्रति अपनी ड्यूटी के प्रति सजग भी हुए लोग कि हमारी ड्यूटी है कि हमें ये सजग करने के उद्देश्य से ही की गई है। ड्यूटी तो जो ना एकदम बाइंडिंग होना चाहिए कोई ऐसा। सर ड्यूटी एक एनफोर्सेबल तो है नहीं सर, एनफोर्सेबल है। तो कैसे इसको इफेक्टिवली लागू हो सकती है? ये मतलब डाली है या केवल बैलेंस करने के लिए कि हमने राइट्स दिए हैं तो हमने ड्यूटीज भी डाल दी है बस? नहीं सर, ऐसा नहीं। तो ये सर एक सिटीजन के दिमाग के अंदर या सर उनकी साइकोलॉजी के अंदर एक इफेक्ट डालते कि आपको राइट मिले हैं तो आपको अपनी कुछ ड्यूटीज भी है अपने एक देश के प्रति, उसको भी परफॉर्म करना चाहिए। इस वजह से उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है सर, हम बात थैंक्स सर। आ जाओ। बैठो बेटा। कब है इंटरव्यू बेटा? 5 ये 5 तो बहुत पास में है। तब 2-3 चीजें फटाफट कर लो आज ही, आज यानी कि कल। एक दाढ़ी कटा लो, मूछे रखना तो रख लेना, मूछे रखते रहे हो ना पहले भी? नहीं सर, नहीं रखते थे तो हटा देना। ये पक्का नहीं रखते थे? हाँ। फोटो में तो है यार। फोटो में सर ऐसी हो गई। दाढ़ी नहीं, तो हम आता तो है। ये सोच रहे थे कि भाई को यहाँ बुला लें आपके लिए एक। दोनों में है। हाँ दोनों में है। दोनों में है। क्यों जबरदस्ती मत कटवाना। हाँ नहीं सर, मैं रखते नहीं हूँ मुझे। नहीं तो हटा देना। बाल ठीक करा लो अभी, कल ही करा लेना। क्यों उस दिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कटा के आए हो हाथ के। हाँ, बाल जो है थोड़े ज्यादा है ना, बालों को समझ में नहीं आ रहा किधर है। क्या है। ठीक है, बाकी कपड़े बिल्कुल परफेक्ट है। टाई वाई की कोई आवश्यकता है नहीं आपको। टाई मत लगाना भूल के भी, ठीक है ना। जिस परिप्रेक्ष्य से आप आए हो, जिस एरिया से आप आ रहे हो, वहाँ टाई वाई लगाने की जरूरत नहीं होती। हम तीनों यहाँ बैठे हैं, उनमें से किसी ने टाई नहीं लगा रखी। आप RPSC पहुंचोगे वहाँ भी देखना आप किसी ने टाई लगा रखी होगी। ये अंग्रेजों की वो है, गुलामियत को दिखाने वाली चीजें होती हैं उनकी। अभी ये मान रहे टाई बांध रहे, टाई वाई एक तो ये ठीक है। दूसरा बेटा, अब चूंकि एग्जाम पास में आ गया आपका, तो बिल्कुल 4 दिन रह गए करीब। एक यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स का हमने एक पब्लिकेशन बनाया है 1 जुलाई से और 1 जनवरी से और अब तक का। ये 1 दिसंबर से नहीं, 1 जनवरी से बनाया है इसके लिए, क्योंकि 5 का एग्जाम है ना इनका। हाँ। इसके बाद एक पूरा सेट हो जाएगा, नहीं तो ढूंढता फिरेगा कहाँ से। तो उसको ले लेना बेटा।
है ना, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। दूसरा, परिस्थिति जन्य जो क्वेश्चन पूछें ओके। उनके अंदर हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए सॉल्यूशन बताने की कोशिश करनी चाहिए। कोई ऐसा आइडियलिस्टिक सॉल्यूशन नहीं बताना चाहिए जो पॉसिबल ही नहीं हो, है ना, उससे फंस जाते हैं, फिर उससे आदमी फंसाने लग जाएगा, कोई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या है। और जैसा आपने कहा कि मैं इंजीनियर बन के मेरे को ये सीख गया, वो सीख गया, इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा अच्छा रहूँगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप RAS में आओगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी 2 साल की, IAF में जाओगे तो भी वहाँ पे 2 साल की ट्रेनिंग होगी। तो वो तो हम अच्छी तरह से हम अपने आप तैयार कर लेंगे आपको कि हमें कैसा आदमी चाहिए, भाई क्या क्या इसको सिखाना है हमारे को। ये कोई कारण नहीं हो सकता कि आप RAS में आना चाहते हो। तो RAS में आने का क्या कारण है होना चाहिए? जो सर इमोशनल हो थोड़ा, जो आपने उस चीज़ को पहले एक्सपीरियंस किया हो, उसे लगता हो कि आप इस फील्ड में आके अच्छा कर पाएंगे। नहीं, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि भाई आप क्यों आना चाहते हो RAS में, सर मेरा ये है कि सर मैं मेरे कॉलेज के अंदर था तो भी मैं वही बात ना, इन सबसे कुछ नहीं होता, ये सब स्टोरीज होती हैं। आप तो रूरल बैकग्राउंड से हो ना, आपने देखा है लोगों की जी उनको कैसे परेशानी होती है। आपने तो देखा है ना कि लोग हैं, दिक्कत वाले होते हैं, संकटों में होते हैं, गाँव की समस्या हल नहीं हो रही होती है, पानी नहीं आ रहा होता है, पीने को पानी नहीं मिलता है, तो फिर क्या करोगे? तुम क्या करना चाहते हो? उनको रेक्टिफाई करके उनको मैं नहीं, मैं इसलिए RAS बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं इन लोगों की समस्याओं को समझूं, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, तो मैं इनकी समस्याओं को अच्छी तरह समझता भी हूँ, इनसे मैं कनेक्ट हो पाऊँ और इनकी समस्याओं को मौके पर ही सुलझाने के लिए मैं अपने जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। सब मैं अपना पूरा प्रयास इस बात में लगाना चाहता हूँ कि गरीब ग्रामीणों की समस्याओं को मैं वहीं पर निपटा सकूँ, मौके पर जाकर। मेरे पास कोई गरीब आए तो उसको मेरे में विश्वास रहे कि भैया हम आए हैं यहाँ पर रामा जी के पास, है ना, रामा राम, तो मेरा काम यहाँ पे होगा। ये विश्वास अगर जनित कर सकता हूँ साहब, मेरी तो जिंदगी की यही उद्देश्य है कि मैं ग्रामीण आदमी से लिंक ऐसे करना चाहता हूँ कि उसको ये विश्वास हो कि मैं उसकी समस्याओं का हल निकाल के रहूँगा। इसलिए आना चाहता हूँ। मैं कभी ये था और मैं वो था और मैंने ये कॉलेज में ये सोचा वो सोचा, ये सब कुछ नहीं चलने वाली चीज़। सर वो मेरा था कि मैं वहाँ मेरे कॉलेज के आसपास ईंट भट्टा के लोग थे, उनको पढ़ाने जाता था, तो वहाँ के वो जो सिचुएशन वो मैंने देखी, तब मैंने उसका आंसर उसी हिसाब से पहले प्रॉब्लम समझेंगे तब तो सोल्व कर पाएंगे। हाँ, अभी कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग कहना कह सकते हो भाई, मेरे को कॉलेज टाइम में ऐसा अनुभव हुआ कि ये चीजें कमी हैं जिनको एक एडमिनिस्ट्रेटर ठीक कर सकता है। तो मैं गरीब की बेसिकली गरीब की समस्याएं, परेशानियां, दिक्कत, जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, डरा दबा, उसको विश्वास दिलाऊं मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ तो मैं खड़ा हूँ तुम्हारे लिए सहायता करने के लिए, तुम्हारी समस्याओं को हल करने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसलिए मैं RAS में आना चाहता हूँ। दैट इज द पॉइंट, समझे ना। और कुछ तो सब लोग घुमा लेंगे, आपको फंसा लेंगे बिना बात कि बताओ ये क्या करोगे, वो क्या करोगे, वो अपना कुछ ना कुछ करके आपको नीचे ले आएंगे। जब ऐसी चीज कहेंगे तो वो जो भी फिर सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे उसका इतना सॉलिडली आपके पास होगा उसका उत्तर। ठीक है बच्चे, अब बताओ आपको कुछ और कुछ पूछना है तुम्हें कुछ मन में? सर मेरी हॉबी मैं चाइना पे पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, स्पेशली उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या हॉबी है? रीडिंग ऑन चाइना पे इसे रीडिंग ऑन चाइना हॉबी कैसे हो सकती है? हॉबी का मतलब होता है जिसमें आप पास टाइम निकालना चाहते हो, जनरली चीज करते रहते हो। सर मैं पास टाइम चाइना स्पेशलाइजेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वो स्पेशलाइजेशन वाले वो इंटरेस्ट हो गया आपका रीडिंग ऑन चाइना। तो वो आप अगर ये बता दोगे तो वो आपको फंसा देंगे कई तरह देख लो। हाँ चाइना ये तो का border issue तैयार क्या होके है, बात ये अरे चाइना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है भाई, जो उसमें फंसा आप देंगे तो एम्बेसडर रहे थे कंट्रीज में, तो भी आप मानते हैं कि चाइना इज नॉट ए सिंपल थिंग कि मैं चाइना का कोई भी आपसे कोई बात करने लगे उसको उत्तर दे दूंगा, फंसी जाओगे कहीं ना कहीं, फंस के पट बैठोगे। बुरी तरह फंसा देंगे वो, आप बोलना ही मत। ऐसी चीज तो कठिन बोलनी नहीं चाहिए। सर मेरी UPSC में यही हॉबी थी, मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैंने कितने मार्क्स आए थे उस समय? उस समय 163 मार्क्स थे। हाँ, तो 160 तो कुछ नहीं है यार। और पिछली बार मेरे RS में भी 62 मार्क्स थे। इसी हॉबी से तो आज हॉबी पूछी थी क्या? हाँ दोनों बार पूछी थी। हाँ, दोनों बार। तो आपने क्या कहा? मैं चाइना में मैं चाइना का इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट पे पढ़ना मैंने, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल देना भैया। ठीक है। क्योंकि सर मेरे इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट भी है। मुझे इकोनॉमिक सब्जेक्ट कैसे है आपका? सर मैंने MA इकोनॉमिक्स में भी कर रखी है, अभी मैं कर रहा हूँ इसमें तो लिखा है MSc मैंने मैथ से कर रखी है, उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स से भी अभी परसू कर रहा हूँ। इस बार तो आपसे पूछेंगे ही नहीं ये क्वेश्चन हॉबी का।
अगर पूछें तो ठीक है, अगर आपको आपको अगर कॉन्फिडेंस है उस हाँ, पर। confident। मुझे लगता है कि मैं बेटर कर सकता हूँ इसमें। अच्छा, फिर यूपीएससी में क्या दिक्कत रह गई थी? यूपीएससी मेंस में थोड़े नंबर कम थे। कितना है, कौन सब्जेक्ट कम है, ऑप्शन क्या था? ऑप्शन मेरा उस समय मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल था। तो अच्छी बात होती है मैथ्स में। अच्छा, मेरा भी फिजिक्स और मैथ्स था। Mathematics का तो बहुत अच्छा। सर मैथमेटिक्स में एक वास्ट सब्जेक्ट पड़ जाता है, तो उसके साथ मेरे पास दो थे भैया, एक फिजिक्स और एक मैथ्स। मैं सर दोनों को वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता था कि किसको कितना तो ज्यादा। फिजिक्स में कितने आए मार्क्स? फिजिक्स नहीं होता है सर। नहीं, मैथ्स में कितने आए अपने मार्क्स? मैथ्स में सर मेरे थे 223 मार्क्स। अच्छा, 500 में से 500 बहुत कम थे, बहुत ज्यादा कम थे। लेकिन नहीं दे रहे क्या यूपीएससी का? स्कोरिंग माना जाता है मैथ्स को। दे रहे हो सर, 26 का दे रहे हो? जी। चलो, वेरी गुड। अच्छा, तो आप तो होशियार बच्चे, हमारे हिसाब से तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था। आप में कॉन्फिडेंस है, आपको आर्टिकुलेट करना आता है क्वेश्चंस का, आपको बेसिक आपके अंदर जो होनी चाहिए ना एनर्जी, वो है एनर्जी उत्तर देने की। और आपका जो बैकग्राउंड है, इसका एडवांटेज लेना है आपको इंटरव्यू में। सर मैं सर तो आपकी कहाँ से आपको प्रेरणा मिली उसको सर मैं जो रूलर पृष्ठभूमि है मेरी उससे जोड़ के उसका आंसर कर। हाँ हाँ हाँ, वो बैठ सबसे, क्योंकि जो देखो एक आपको भगवान ने अच्छा दिया है कि आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना। अच्छा, शिव तहसील के बारे में अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि शिव तहसील बड़ी फेमस है। क्यों वैसे फेमस है? अभी सर हाल ही में तो पॉलिटिकल रीजन की वजह से थी। हाँ, नहीं वो नहीं, पॉलिटिकल रीजन तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, और दूसरा सर वहाँ सोलर एनर्जी के बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो आप क्या सोचते हो कि इतनी जो कीमती ज़मीन है उस पर सोलर एनर्जी के प्लांट लगा के, जिसपे केवल 12 से 13% एनर्जी आती है जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी की, ये उचित है क्या? सर जहाँ सर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं वो भूमि सर बंजर है, उसी पे सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो सर मेरे हिसाब से ये एक जो फार्मर है भूमि लीज पे ली जा रही है उनके लिए एक एक्स्ट्रा इकोनॉमिक सोर्स भी, इनकम का सोर्स भी होगा, ताकि वो अपनी जो जैसे उनकी जो फसल होती है वो मेनली मानसून बेस होती है, उसके बाद उनको जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है उसकी पूर्ति कर पाएगा। ठीक है। अच्छा, एक ऐसा जरूर करना, कहीं आ गया आपका तो इंटरव्यू पास में आ गया, तो एक पिछले महीने के जो राजस्थान के इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं उनको बहुत अच्छे तरह से तैयार कर लें। एक दूसरा, जो पिछले एक महीने में, क्योंकि पॉलिटी के अंदर बहुत कुछ हुआ है, वंदे मातरम का भी आई है समस्या, पर्वतमाला की भी समस्या आई है अपने, देन अपराधियों को छोड़ना, माफ करना, ये सब बहुत सारी समस्याएं इस बार आई है जो कि जुडिशरी से संबंधित, जो कि पॉलिटी से संबंधित हैं। तो पॉलिटी के बारे में कौन कौन से आर्टिकल, कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं? राजस्थान, अगर दिल्ली की रिलेशन की बात करें कोई, तो कौन से आर्टिकल्स को हम देखेंगे, कौन से सब्जेक्ट को देखेंगे? बेसिकली आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो ब्रॉडर पैरामीटर्स हैं, जो स्टेट से संबंधित हैं, स्टेट और सेंटर के रिलेशन से संबंधित हैं, उनको अच्छी तरह कर लीजिएगा। फिर ये MG नरेगा का नाम जी राम जी हो गया, तो क्या ये जो बदला हुआ इसका स्ट्रक्चर है वो आपको सही लगता है क्या? बताओ सर मुझे ऐसा लगता है कि जो इसकी जो फाइनेंशियल रेशनलिटी की गई 60-40% वाली वो सही है, कुछ हद तक सही है, क्योंकि जो सेंटर की डेटा उस हिसाब से पॉवर्टी भी कम हुई है, तो इससे सर वो डेटा है, पर फैक्ट ये है कि जो स्टेट की जो फाइनेंसेस है दे आर वेरी वो तो वेरी, उनकी तो बहुत हालत Yeah, खराब, but हाल state करेंगे उससे 40% क्या है कि करेंगे। state will be responsible to implement it more fruitfully, more productively. क्योंकि उनके पैसे भी लगेंगे तो वो चाहेंगे कि अच्छा काम हो। बट उसका ये जो सर point कह रहे हैं वो आप सही बता है, सकते लेकिन मेन समस्या ये है पैसे ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो पैसे की तो है। हाँ, तो उसमें स्टेट की जो वो फ्री बीज दे रहे हैं ना, वो थोड़ा कम करेंगे, फ्री बीज लोग वहाँ लगाएंगे। जो फाइनेंशियल रेशनलिटी बस बस फ्री और पानी फ्री, बिजली फ्री, उसको थोड़ा कम करके थोड़ा उधर निकालना पड़ेगा। ये एक इसमें जो रोजगार के जो काम थे ना उनमें भी काफी चेंजेस किया, आप उसको डिटेल में पढ़ना, हाँ, उसके उससे 4 आपको पता लग जाएगा कि इसको एक्ट को नया क्यों बनाया। वो तो पॉलिटिकल तो कारण होगा ही कि उनको हटाना था, गांधी जी का नाम हटा करके नया, वो इसके अलावा भी जो है ना आपको मिल जाएगा। उन्हें सर 4 एरिया पे जी राम जी पे काम करना है। एक वाटर कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी और रूरल लाइवलीहुड और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 एरिया ही उसमें किए गए, और इन एरिया को ही इन एरिया में पक्का काम करने पे पक्का प्राथमिकता काम दी करना जाएगी। नहीं, 4 एरिया, और इन एरिया को ही जैसे गति PM गति शक्ति है,
और पीएम प्रगति है, उनके साथ लिंक किया जाएगा। ठीक है। और जो इतना